पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया था। ये पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट ने, और उसमें यह भी लिखा गया है कि ट्रंप ने बाद में बातचीत की, दोनों को एक जैसा तौला और यहां तक कि कश्मीर को लेकर मध्यस्थता की पेशकश की। ये जो पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट है ये चाइना में नहीं है, ये इस्लामाबाद में है, और इस्लामाबाद में पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ये बताती है कि ये असल में सीज फायर की जो पहल थी वो हुई थी पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फोन करके सीज फायर की अपनी मंशा से अवगत कराया था। तो जाहिर है वो लोग जो ये कहते हैं कि भारत ने न जाने क्यों उस समय मौका गंवाया और एक तरीके से किसी दबाव में सरेंडर कर दिया, ये बहुत बड़ा जवाब है उन लोगों के लिए, क्योंकि भारत अपनी तरफ से नहीं कह रहा है, पाकिस्तान की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। मेरे साथ मेजर गौरव आर्य जुड़ रहे हैं और मेरे साथ एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव भी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का, जय हिंद। सबसे पहले तो ये कि ये रिपोर्ट पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, और इसमें सिर्फ ये तो है ही कि डीजीएमओ ने फोन किया और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि भाई सीज फायर चाहते हैं हम लोग, तो अब दूसरे ये भी कि इसमें चाइना को हीरो और अमेरिका को विलेन पेंट करने की कोशिश की गई है। ये जो है पहला हिस्सा तो जाहिर है दुनिया जानती है, वही बात पाकिस्तान दोहरा रहा है, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा क्या कहता है मेजर गौरव आर्य? देखिए, साफ सीधी बात है, चाइना की रिपोर्ट है तो जाहिर सी बात है इसमें चाइना हीरो है और अमेरिका इसलिए विलेन है क्योंकि चाइना की कंपटीशन अमेरिका के साथ है। तो जो अपनी रिपोर्ट निकालता है उसमें वो हीरो होता है और दूसरा विलेन होता है। दूसरी चीज दिनेश ये है कि सब देखिए, बात यह है कि चाइना को मुंह की खानी पड़ी, ये बात सच है। चाइना बिल्कुल सामने तो नहीं आया, लेकिन चाइनीज इक्विपमेंट सारा का सारा फेल हो गया, चाहे वो HQ9 हो, चाहे वो PL-15 हो। हम लोग आपके प्रोग्राम में एट लेंथ डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या चाइना का फेल हुआ, क्या क्या चाइना का एक्सपोर्ट वाला वो क्रैश हो गया। तो अब चाइना कवर अप कर रहा है और धीरे धीरे इसकी, और कोई बात नहीं, इसकी परतें खुल रही हैं धीरे धीरे। अभी तो और रिपोर्ट्स आएंगी, जैसे कि गलवान में क्या हुआ था, चाइना ने बोला हमारा एक सोल्जर भी नहीं मरा, एक साल के बाद बोला 4 मरे, फिर उसके बाद रशिया की रिपोर्ट आई कि नहीं इनके 47 मर गए। तो ये सारी की सारी बातें धीरे धीरे आती हैं, ये सारी बातें धीरे धीरे आएंगी, लेकिन मुझको लगता है कुछ दिनों में एक और रिपोर्ट आएगी पाकिस्तान की तरफ से, और इस बार जो रिपोर्ट आएगी वो पाकिस्तान अमेरिका इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आएगी, और उसमें कहा जाएगा कि देखिए चाइना ने तो हमको एक्सपोर्ट क्वालिटी का घटिया माल दे दिया था, उसकी वजह से हमारी हालत खराब हो गई, और अमेरिका ने वक्त रहते हमको न बचाया होता तो हम टंग गए होते। ये मेरे ख्याल से इसी तरीके से ये बैलेंस करता रहेगा अपने दोनों अब्बुओं के बीच में, जैसा वो अब्बू कहते हैं। बिल्कुल सही गौरव, सही नाम लेते हैं, दोनों ही अब्बू हैं, और कभी इसको खुश करता है कभी इसको खुश करता है। अब दोनों के बीच में वो कैसे मैनेज कर रहा है ये हम लोग को, लेकिन मुझे ये हैरानी है कि एक सच वो कैसे बोल रहा है इसमें कि हमारे डीजीएमओ ने पहल की थी और कहा था सीज फायर करा। यही तो बात है, एक सच तो उसने बोला। मैं इस बात को लेके हैरान भी हूँ, मैंने सोचा गौरव की कोई प्रतिक्रिया आएगी, गौरव ने इस पर नहीं बोला, लेकिन बात यह है कि ये तो बात मान गए कि पाकिस्तान में इतनी पाक तो बाकी है। नहीं, मुझको लगता है कि आप किसी किताब में अंदर झूठ परोस रहे हो, हाँ, तो कवर आप सच का चढ़ा देते हैं ताकि अंदर का कंटेंट आपको सच लगे। अब मैं बताता हूँ क्यों उनके अंदर ये बात उठी होगी। उन्होंने कहा अगर हमारी आगे वाली बात को किसी को मानना है जो आपने बोला, हाँ, तो एक पहला वाला सच बोल दो, हाँ, जिज्ञासा आ जाएगी, हाँ, फिर उसके बाद जो बोलते रहोगे माना जाएगा सच, क्योंकि उसमें निकल रहा है चाइना हीरो और अमेरिका विलेन। ये वाली कहानी है ये। तो ये जैसे किताब में प्राक कथन लिखा जाता है ना, उसमें कुछ सच सच बोल दीजिए आप, उसके बाद पूरा कंटेंट झूठ परोस दीजिए। इस तरीके की पाकिस्तान चाइना रिपोर्ट है। अगली खबर यह है कि युद्ध के दौरान ईरानी राष्ट्रपति पर मोसाद ने किया था अटैक। मसूद पेजेश्कियान को मारने पहुंचा था इजराइल का जेट, 6 मिसाइलें मारी और मसूद पेजेश्कियान के पैर में आई चोट। आपातकालीन सुरंग से बाहर निकले सभी लोग, और मसूद पेजेश्कियान बीते दिनों ये भी कह चुके हैं कि असल में खामेनेई नहीं, वो है मुख्य टारगेट। ऐसे में ये सामने आना और इतने दिनों बाद आना, देखिए एक चीज और हो सकती है, पेजेश्कियान वहां पर ये स्थापित करने की कोशिश में भी हो सकते हैं कि असल में बड़ा टारगेट मतलब बड़ा हीरो, बड़ा टारगेट वो है, इसका मतलब अपने कौम के बड़े हीरो भी वो हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि वाकई पेजेश्कियान को पहले निशाना बनाना चाहता है इजराइल, और यह बात पेजेश्कियान पढ़ चुके हैं। इसमें सच्चाई क्या है मेजर गौरव आर्य आपको बताएंगे। क्या बात आपने बोली दिनेश भाई, इसमें टोटल स्टोरी यह है कि जैसे हिजबुल्लाह के लीडर नसरल्लाह को मारा था, बिल्कुल नसरल्लाह टाइप का अटैक था। नसरल्लाह को कैसे मारा, वो बिल्डिंग के नीचे कहीं सुरंग में बैठा था, ऊपर बिल्डिंग मारी, पूरी बिल्डिंग धंस गई नसरल्लाह के ऊपर, इससे उसका
गुड नाइट हो गया और थैंक यू हो गया। इसी तरीके से पेजेश्कियान को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन एंड टाइम पे वो बच निकला। जहां तक वो बात है कि साहब मैं असली लीडर हूं और मुझे लगता है कि सबको, देखिए ट्रंप ने भी बताया था कि खमेनी कहां छुपा है हमें पता है, यही बात इजरायलियों ने भी बोली थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि इफ इसको मारेंगे या इसको नहीं मारेंगे, मुझे लगता है कि पूरी ईरान की लीडरशिप इजराइल के रडार में है, जहां मौका मिल जाए वहां ठोक देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पेजेश्कियान भी टारगेट पे है, खमेनी भी टारगेट पे है, जितने लोग हैं सबके सब। आप देखिए कितनी बड़ी बात है ये दिनेश, कितनी बड़ी बात है। आफ्टर ऑल पेजेश्कियान इज हेड ऑफ स्टेट, एक देश का, एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट देश का हेड ऑफ स्टेट है। उस हेड ऑफ स्टेट को टेक आउट करना चाहता है इजराइल, और यहां पे इन्होंने अपने मौलवियों के थ्रू ईरान में बोला है कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की सुपारी दे रखी है। तो ये कितना सीरियस मामला है, जहां पे सिर्फ दो देश आपस में नहीं लड़ रहे, यू आर एक्चुअली फिजिकली ट्राइंग टू एलिमिनेट, आप खत्म करना चाहते हैं दूसरे देश के हेड को, दूसरे देश के हेड को खत्म करना चाहते हैं। और ये उस तरीके की भविष्यवाणी है जैसे गर्मी समाप्त होने लगे तो आप कहें अब बारिश आने वाली है। अरे वो तो आने वाली ही है ही। वहां का हर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति इजराइल के निशाने पर है, वो जो इस समय के डिस्पेंसेशन को चला रहा है। अगली खबर यह कि ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान के लिए मोसाद ने बनाया था नसरल्ला प्लान, ये जिसकी चर्चा अभी मेजर गौरवारी कर रहे थे। हसन नसरल्ला की तरह निशाना बनाने की तैयारी थी, मीटिंग हॉल को ब्लॉक करने की प्लानिंग थी। आखिरी वक्त में मोसाद का प्लान फेल हुआ। वैसे मार्शल श्रीवास्तव, ऐसा बड़ा कम होता है कि मोसाद का प्लान फेल हो। यहां इनकी तकदीर थोड़ी काम कर गई दिनेश। हुआ ये कि जिस F-15 से इन्होंने 6 मिसाइल मारी, उस F-15 में फ्यूल का संकट आ गया, तेल का संकट आ गया, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई और उसको निकालना पड़ा वो रिफ्यूलिंग कराने के लिए। F-15 के मार्केट के लिए एक और बुरी खबर है। ये बहुत बुरी खबर है। उसके बाद क्या हुआ, जो इनको ऐसी लगी, अदरवाइज इन्होंने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया था। ये क्या टारगेट कर रहे थे, सारे एग्जिट्स, सारे एंट्रेंसेस, इनका वेंटिलेशन सिस्टम, इनका पावर सिस्टम, सब टारगेट पे था और पूरा टारगेट हो चुका था। लेकिन वो लास्ट मिनट जिसे कहते हैं ना, वो चूक सी हो गई और इस चूक की वजह से अब खंडहर गिरे और हर चीज को सुप्रीम लगाते हैं। ये मीटिंग कौन सी थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके आगे सुप्रीम लगा दीजिए, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। लीडर है तो उसके आगे सुप्रीम लगा दीजिए, सुप्रीम लीडर। तो हर चीज सुप्रीम हो जाती है, लेकिन पिटती बहुत ज्यादा है। ये सुप्रीम जो पिटता है, इसमें कहीं विटकॉफ अगली बार कतर में जब मिलेंगे तो ये मैसेज लेकर तो नहीं जाएंगे कि बाकी सब कहो, लेकिन यार F-35 को बीच में मत लाओ प्लीज। मेजर गौरवारी, F-15 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो F-15 का ये है कि ये एक एयरक्राफ्ट है जो पहले अमेरिका ने कोशिश करी थी भारत को बेचने की। F-15 ईगल, जो EX इसका ईगल वेरिएंट है, ये बेचने की कोशिश करी। F-21 सुनने में आया है कि मदर कंपनी ने अपने वहां से हटा दिया इसको सामने से। अब वो जो वेबसाइट पे था उसका नाम रिमूव कर दिया है, दे रिमूव्ड F-21। सो जहां के F-15 की बात है, यस दिस इज बैड फॉर द इमेज। बट मैं आपको बात बताऊं, लार्जली मुझे ऐसा लगता है दिनेश कि इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस। इनका मिशन जो चाह रहे थे वो ट्रंप अगर इनका सीजफायर ना करवाता, अभी तक ये सबको निपटा चुके होते। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि वेपन सिस्टम्स बहुत ज्यादा हार्शली जज भी होते हैं, क्योंकि वो उनको तब काम करना होता है जब जिंदगी और मौत का सवाल है। तो अगर वॉशिंग मशीन है और वॉशिंग मशीन फेल हो जाती है या माइक्रोवेव फेल हो जाता है, आप कहते हैं कोई बात नहीं यार, रिपेयर हो जाएगी। लेकिन वॉर की मशीन्स के साथ ऐसा नहीं होता कि फेल हो जाएगी, क्योंकि जब उसको चूकना नहीं चाहिए था तब वो चूकी। इसमें बेहतर बता पाएंगे हमारे जो सीनियर यहाँ पे हैं, एयर मार्शल श्रीवास्तव सर बता पाएंगे आपको बेहतर। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि यस, इट इज डेफिनेटली बैड पब्लिसिटी फॉर द F-15, इसमें कोई डाउट नहीं है। F-15 के लिए ये बुरी खबर है। और यहां मेरे साथ अब कर्नल शैलेंद्र भी जुड़ रहे हैं, और ये बता दूं आपको कि भारी बारिश में से वो स्टूडियो तक पहुंचे हैं, अभी भी भीगे हुए हैं, लेकिन आप तक पहुंचना था उनको। शो मस्ट गो ऑन की तर्ज पर वो यहां मौजूद हैं। और चीन और ताइवान के बीच भड़क सकता है युद्ध। ताइवान के बेहद करीब चीन का सैन्य अभ्यास। ताइवान ने चीन की भड़काऊ कार्रवाई इसे बताया फुजियान प्रांत में चीनी सेना का अभ्यास। इधर देखिए, ये तस्वीरें उसकी हैं। मतलब ये अब भुड़काने से एक कदम और आगे, ड्रिल एकदम गर्दन के पास जाकर वॉर ड्रिल करना और धमकाना, यहां तक बात पहुंच गई है सर। देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये वाटर टैंक्स हैं, ये टैंक्स हैं जो बोट्स टाइप हैं, और ऊपर से इन्होंने इसमें एक ऐसे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जिसका जिक्र मुझे जरूर करना चाहिए। वो विग एयरक्राफ्ट है। विग मींस विंग्स इन ग्राउंड। अच्छा, ये एयरक्राफ्ट, आप होवरक्राफ्ट आपने देखा है, सतह से थोड़ा ऊपर चलता है। ये
थोड़ा ज्यादा ऊपर चलता है और आईकॉव ने इसको जहाज का नाम दिया है क्योंकि एरोडायनेमिक सरफेसेस का इस्तेमाल करके चलता है। तो ये क्या है सर, मंडराता रहता है ऊपर? ये मंडराता नहीं है, अगर प्लेन सरफेस हो तो इसकी जो एरोडायनेमिक्स होती है कुशन बन जाता है और फिर बहुत तेजी से जा सकता है और ये बहुत साजो सामान ले आ सकता है। अच्छा। मतलब इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है, तो लॉजिस्टिक्स के लिए अक्सर उपयोग में आता है, वो भी इन्होंने यहाँ दिखाया। और विग एयरक्राफ्ट सबसे पहले रशियंस के पास था, तो उसके बाद इन्होंने उन्हीं वहीं से टेक्नोलॉजी ली है सारी और अपना डेवलप किया है। अगर विग भी एक्शन में आया है तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं और ये जो वाटर टैंक्स टाइप चीज दिखा रहे हैं इससे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपके जो वैसे नुकीले और कटीले टाइप के जो तट हैं वहां भी पहुंच सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज, लेकिन ध्यान रखिएगा रोनाल्ड रेगन भी वहीं पूरी की पूरी फ्लीट खड़ी हुई है साउथ चाइना सी में, वो भी इसको देख रहे हैं। तो इतना नहीं कि सब लोग देख नहीं रहे, इतना आसान नहीं होगा चाइना के लिए, लेकिन हाँ मसल फ्लेक्सिंग में आज सारी मसल दिखा दी हैं। ताइवान को लेकर डेडलाइन भी देते रहते हैं कर्नल साहब, इन्होंने कभी 35, कभी 37, कभी ये 40 तक हमारा ये डेडलाइंस और इसके बीच में ये ड्रिल। और जय हिंद, नमस्कार। अगर आप चाइना की ड्रिल ताइवान के ऊपर देखें तो गिनती में आता है ये 37वीं ड्रिल है पिछले 2 साल के अंदर। हाँ। कभी वो बोलते हैं 24 एयरक्राफ्ट उड़ा दिए, कभी 20 मिसाइल उसके ऊपर से चली गई, जाकर समुद्र में गई। अटैक क्यों नहीं कर रहे? देखिए ये है स्ट्रैटेजी यूएस और चाइना जैसी कंट्रीज की, अटैक करूंगा नहीं और चैन से जीने दूंगा नहीं। चैन से जीने दो। क्यों? क्योंकि ताइवान ने अब देखिए अपनी आर्मी को कहां से कहां बढ़ाया है। हाँ। कितने जहाज खरीद रहा है। हाँ। सब कुछ हो रहा है। हाँ। और ये सूट करता है किसको? यूएस को सूट करता है। तो ये एक तरीके का ना एक बिजनेस बन गया है। डराओ धमकाओ और एक ऐसा माहौल बनाओ कि दुनिया में आप ही फिर पीस करा लो। ज्यादा बड़ी बात ये है। तो आप दोनों तरफ से देखें तो एक हाथ में लड्डू और पता नहीं दूसरे हाथ में क्या है वो बोला जाता है। बट ज्यादा बड़ी बात ये है, आप मान लीजिए मेरी बात, चाइना अटैक नहीं कर पाएगा। चाइना के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो अटैक नहीं कर पाएगा। यूएस हमेशा चाहेगा। नहीं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है मेजर गौरव आर्य, और वो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह की मसल फ्लेक्सिंग बेशक दुनिया ये जाने, ये समझे कि ये केवल धमकाने के लिए है, डराने के लिए है, लेकिन ये होगा नहीं कभी। लेकिन उसके बावजूद